नाई प्राइम रिकैप में आपका स्वागत है। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता 12 साल से गायब होने के बाद जीवित हैं, तो विशेष क्षमताओं वाला एक किशोर उन्हें फिर से खोजने के लिए एक पशु साहसिक यात्रा पर निकलता है। आज हम 2017 की फिल्म सोन ऑफ बिगफुट की कहानी का सारांश प्रस्तुत करेंगे। जंगल के बीच में एक पीछा होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेयरको के एजेंट डॉ जिम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह आदमी चट्टानों के पहाड़ पर चढ़ जाता है और भागने में सफल हो जाता है। हालांकि वॉलेस अपने हेलीकॉप्टर में लक्ष्य का पीछा करना जारी रखता है और अपने एजेंटों को उस पर बेहोशी के तीर चलाने का आदेश देता है। दौड़ते समय जिम एक झरने के पास आकर फंस जाता है। जब उसे एहसास होता है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह अपनी जान देने का फैसला करता है और खुद को दर्जनों मीटर ऊंचे पानी में फेंक देता है। उसकी पत्नी और छोटा बेटा घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वे कल्पना नहीं कर सकते। वह यह है कि उस दिन के बाद से जिम कभी वापस नहीं आएगा। 12 साल बाद एडम किशोर बन जाता है और उसके बालों को लेकर उसके सभी सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं। नजरबंदी में इंतजार करते हुए टोनी और उसके गिरोह लड़के के बालों में च्यूइंग गम चिपका देते हैं। जब शिक्षक को पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो वह टोनी को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देते हैं और वह बदमाश वादा करता है कि वह एडम से चुगली करने का बदला लेगा। बाथरूम में जब वह अपने बालों से गम निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो वह युवक गुस्से में आ जाता है और अचानक उसके पैर बढ़ने लगते हैं। इस घटना के कारण उसके स्नीकर्स नष्ट हो जाते हैं और उसे नुकसान को ढकने के लिए टॉयलेट पेपर का उपयोग करना पड़ता है। एडम स्कूल के गलियारे में चलता है और अपने सहपाठियों को उसे चिढ़ाते हुए सुनता है। अजीब बात यह है कि उसकी सुनने की क्षमता पहले से बेहतर है और वह लड़का उनके बारे में कही जा रही हर बात सुन सकता है। एम्मा स्कूल की एकमात्र छात्रा है जो एडम को पसंद करती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का हमेशा उसे दूर कर देता है क्योंकि वह मानता है कि वह लड़की भी उसकी बाकी सहपाठियों की तरह ही है। उसके दिन को और भी खराब बनाने के लिए लड़का टोनी के गिरोह से टकरा जाता है और उनसे बचने की कोशिश करता है। हालांकि तिकड़ी उसका पीछा करते हुए जिम तक पहुंचती है, जहां वे मिलकर एडम को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। लड़के को इधर उधर धकेलने और उसे जमीन पर गिराने के बाद टोनी उसका बैग बास्केट में फेंकता है, जैसे कि वह बास्केटबॉल हो। जब एडम घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, और वह कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलते समय घायल हो गया। हालांकि शैली जानती है कि यह सिर्फ एक बहाना है और वह कैंची लेकर अपने बेटे के बाल काट देती है। उस रात एडम लगभग गंजा होकर सोने जाता है। फिर भी जब वह अगली सुबह आईने में देखता है तो उसके बाल वापस आ गए होते हैं। अचानक वृद्ध से लड़का चौंक जाता है और फिर से सब कुछ काटने के लिए बाथरूम की ओर दौड़ता है। जब उसे एहसास होता है कि कट वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, तो वह अपने सिर को ढकने के लिए एक टोपी ले लेता है। उसे वह टोपी पहने देखकर शैली उसे बताती है कि यह जिम की थी और एडम को इसके बारे में बुरा लगता है। उसके पिता का 12 साल पहले निधन हो गया था और तब से जब भी वह उन्हें याद करती है, शैली उदास हो जाती है। लड़का टोपी अपनी माँ को वापस देता है, जो लड़के को दिए गए बाल कटवाने से डर जाती है और उससे कहती है कि वह स्कूल में टोपी पहने। इस बीच हेयरको इंडस्ट्री में वॉलेस अपने निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे इंडस्ट्री में प्रवेश करने से पहले अपने कैमरे जमा कर दें जहाँ जादू होता है। इसके वैज्ञानिक एक फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं जिससे बाल फिर से उग सकें, ताकि गंजे या पतले बाल वाले लोगों को अब विग पहनने की जरूरत न पड़े। डॉ बिलिंग्सली अनुसंधान के प्रमुख हैं और अपने नए उत्पाद का परीक्षण करने के लिए अपने एक प्रशिक्षु का उपयोग गिनी पिग के रूप में करते हैं। शुरू में यह पदार्थ सफल प्रतीत होता है, लेकिन जल्द ही लड़के के बाल अचानक आग पकड़ लेते हैं, ये दर्शाते हुए कि उसका प्रयोग असफल था। प्रिंसिपल के कार्यालय में टोनी और उसके सहपाठियों को पता चलता है कि उन्हें एडम के साथ लड़ाई करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। जब लड़के को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है तो उसे बताया जाता है कि उसे भी निलंबित कर दिया गया है, भले ही वह उस स्थिति में पीड़ित है। प्रिंसिपल स्कूल के नियमों के बारे में बहुत सख्त हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह की लड़ाई से निलंबन होता है। वह व्यक्ति उसे यह भी बताता है कि उस स्कूल के अंदर किसी भी तरह की टोपी पहनना मना है और एडम से अपनी टोपी हटाने के लिए कहता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, लड़के को एहसास होता है कि उसके बाल वापस आ गए हैं और वह निराश होकर घर की ओर चलता है। रास्ते में उसे फिर से टोनी के गिरोह द्वारा रोका जाता है और बदमाश उसकी टोपी चुरा लेता है। वह टोपी को फाड़ने का इरादा रखता है, लेकिन एडम किसी तरह से छूट जाता है और अपने पिता की टोपी वापस ले लेता है। फिर लड़का उन अपराधियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसका पीछा करते हैं। एडम एक सुरंग के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन वह अपने बड़े पैरों का उपयोग करके लड़कों से छुटकारा पाता है और जल्दी से घर भाग जाता है। तिकड़ी उसका पीछा करती है और जाने से पहले खिड़की पर एक पत्थर फेंक देती है। जब वह मलबा साफ करने जाता है तो एडम को फर्श के नीचे छुपा हुआ एक डिब्बा मिलता है। अंदर उसकी माँ और पिता के पिछले वर्षों में गुप्त रूप से आदान प्रदान किए गए पत्र हैं। जब शैली घर आती है, लड़का उससे सामना करने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या वह उसे सच बताने का इरादा रखती थी। महिला फिर दावा करती है कि जिम वास्तव में जीवित है, लेकिन यही सारी जानकारी है जो वह अपने बेटे को दे सकती है। अपनी माँ से निराश और हताश होकर लड़का उस पते को देखता है जो उसे बॉक्स के अंदर पत्रों के साथ मिला था और अपने पिता को खोजने की योजना बनाता है। वह आधी रात को अपने घर से चुपके से निकलता है और सड़क पर लिफ्ट लेने की कोशिश करता है। कुछ मिनटों बाद बारिश में एक ट्रक ड्राइवर रुकता है और कहता है कि वह लड़के को रूट 99 तक ले जाएगा। उस सुबह जब शैली अपने बेटे के कमरे में जाती है तो उसे एहसास होता है कि लड़का गायब है और जल्द ही समझ जाती है कि एडम जिम को ढूंढने के लिए बाहर गया है। जब वह अपने पिता के कथित पते पर पहुंचता है तो एडम भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वहां पेड़ों के अलावा कुछ नहीं है। जब वह मेल बॉक्स खोलता है तो लड़के को एक गिलहरी मिलती है जो एक पत्र ले जाती है और जंगल में चली जाती है।
एडम उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे पकड़ने में बहुत धीमा होता है। कुछ मिनट चलने के बाद लड़का एक सुंदर दृश्य देखता है, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक होती है। उसी समय वह एक बालों वाले प्राणी द्वारा पीछा किया जाने लगता है। भागने की कोशिश करते समय एडम एक जाल में फंस जाता है और पहाड़ से नीचे लुढ़क जाता है। वह सड़क के बीच में रुकता है और एक ट्रक चालक द्वारा पकड़ा जाता है, जो एक बालों वाले जीव को लड़के को बचाते हुए देखता है। जब वह निकटतम डाइनर पर पहुंचता है तो वह आदमी यह खबर फैलाता है कि उसने अपने ट्रक के कैमरे से बिगफुट को फिल्माया है और ये अफवाहें वॉलेस के कानों तक पहुंचती हैं। डॉ बिलिंग्सली द्वारा आश्वस्त होकर वह आदमी अपने सभी एजेंटों को ट्रक ड्राइवर के पीछे भेजता है। मूंछों वाला आदमी मजबूर होता है यह दिखाने के लिए कि उसने वह बिगफुट फुटेज कहां से प्राप्त की, और एजेंटों में से एक को पास में एडम का बैकपैक मिलता है। फिर वॉलेस अपने 2 आदमियों को शैली के घर भेजता है। जब उन्हें एहसास होता है कि जगह खाली है तो वे घर में घुस जाते हैं और खोज शुरू कर देते हैं। इस बीच महिला अपने पति के पते की ओर तेजी से गाड़ी चलाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा वहीं गया है। जब एडम जागता है तो उसका सामना एक बालों वाले राक्षस से होता है और वह डर जाता है। लड़का विश्वास नहीं कर पाता जब वह प्राणी दावा करता है कि वह उसका पिता है। हालांकि जब वह उन तस्वीरों को देखता है जो उसकी मां ने उसे पिछले कुछ वर्षों में भेजी हैं, तो उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह बिगफुट का बेटा है। आदमी समझाता है कि वह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के कारण भाग गया था, जो उसे एक प्रयोगशाला के गिनी पिग में बदलना चाहती थी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जिम को अपनी मौत का नाटक करना पड़ा, अन्यथा वॉलेस उसकी पत्नी और बेटे का उपयोग उसे ब्लैकमेल करने के लिए करेगा। इस बीच हेयर को एजेंट्स शैली के पास पहुंचने के लिए एक रोड ब्लॉक लगाते हैं। महिला को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। जब वह और वॉलेस मिलते हैं तो आदमी उसके पति के बारे में पूछता है और शैली कहती है कि वह कई साल पहले मर गया। हालांकि व्यापारी वह वीडियो दिखाता है जो साबित करता है कि जिम अभी भी जीवित है और जंगल में छिपकर रह रहा है। एडम अपने पिता से पूछता है कि क्या वह कभी उनके जैसे बालों वाला राक्षस बन जाएगा, लेकिन आदमी कहता है नहीं, क्योंकि एडम पहले से ही 13 साल का है और उसके बाल अभी तक अनियंत्रित रूप से बढ़ने शुरू नहीं हुए हैं। लड़के के पैर बड़े हैं, सुपर सुनने की क्षमता है और उसके बाल तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन उसका शरीर बालों से ढका नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने बिगफुट की केवल अच्छी विशेषताओं को इकट्ठा किया है, जिसमें उपचार स्पर्श भी शामिल है। जिम ने इस क्षमता का उपयोग अपने बेटे की घायल टांग को ठीक करने के लिए किया जब उसे सड़क से बचाया। क्योंकि एडम को अभी तक अपनी पूरी क्षमता का पता नहीं है, उसके पिता ने उसे जंगल में ले जाने का फैसला किया ताकि उसकी क्षमताओं का परीक्षण किया जा सके। एक साथ वे एक भालू की गुफा में घुसते हैं और एक रैकून को उसके बिल से बाहर खींचते हैं। इस समय लड़के के पैर तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसकी सुपर सुनने की क्षमता उसे परेशान करने लगती है। एडम अभी तक अपने शरीर को नियंत्रित करना नहीं जानता है और जिम उसकी मदद करने के लिए निकलता है। बिगफुट अपने बेटे को एक समय में एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है और फिर उसे दिखाता है कि कैसे अपने बड़े पैरों का उपयोग करके तेज दौड़ना है। एडम एक शाखा से टकराता है और लड़का जमीन पर गिर जाता है। इस समय जिम अपने बेटे को उठाने में मदद करता है और उसे सूचित करता है कि उसके पास एक और भी प्रभावशाली क्षमता है, वह आदमी जानवरों से बात कर सकता है। तभी स्टीव, एक लाल सिर वाला कटफोड़वा, प्रकट होता है और लड़का यह जानकर हैरान होता है कि वह समझ सकता है कि वह क्या कह रहा है। फिर ट्रैपर रैकून अपनी गर्भवती पत्नी वीचा के साथ आता है। जब छोटा समूह जंगल से गुजरता है तो एक विशाल भालू उन पर हमला करने के लिए आता है। वह भयंकर जानवर अपनी दहाड़ निकालता है और जिम उसका सामना करने जाता है। हालांकि एडम के आश्चर्य के लिए वह जानवर उसके पिता का एक बड़ा दोस्त है और अपनी विशालता के बावजूद विल्बर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही वे अपना परिचय दे रहे होते हैं, टीना जंगल में शिकारियों के आगमन की घोषणा करती है। फिर टीम अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए दौड़ पड़ती है। सबसे पहले टीना गोलियों को नष्ट कर देती है और उन्हें राइफल में वापस रख देती है। जल्द ही विल्बर उन्हें डराने के लिए प्रकट होता है। शिकारी फिर खाली गोलियों से भालू पर गोली चलाते हैं और जानवर ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे गोली लगी हो। पुरुष आश्वस्त हो जाते हैं कि भालू मर चुका है और यहाँ तक कि उसके साथ तस्वीरें भी खींचते हैं। अचानक जानवर फिर से उन पर हमला करने के लिए उठ खड़ा होता है। डर के मारे शिकारी भाग जाते हैं, यह मानते हुए कि यह एक ज़ॉम्बी भालू है। शायद इस डर के बाद वे लोग कभी जंगल में वापस नहीं आएंगे। एडम कहता है कि यह सबसे शानदार चीज थी जो उसने कभी देखी है और कहता है कि वह अपने पिता के साथ खोए हुए समय की भरपाई करना चाहता है। वे ठंडक पाने के लिए झील में कूदते हैं और फिर गीजर से बचते हुए दौड़ लगाते हैं। बाद में जब वे ट्री हाउस में लौटते हैं, जिम अपने बेटे को गिटार बजाना सिखाते हैं जो उन्होंने खुद बनाया था। अपने पिता को वापस पाने की उम्मीद में एडम जिम से घर चलने के लिए कहते हैं। हालांकि बिगफुट कहते हैं कि वह वास्तव में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे सभी खतरे में पड़ जाएंगे। आदमी कहता है कि जब वह मेडिकल स्कूल में था, उसने अपने बालों की वृद्धि का अध्ययन करना शुरू किया, ये समझने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा था। अपने शोध के दौरान उसने अपने खून में एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन की खोज की। ये उत्परिवर्तन जिम के बालों को किसी भी अन्य मानव की तुलना में बहुत अधिक दर और मात्रा में बढ़ने का कारण बनता है। जब वॉलेस को उसके प्रयोगों के बारे में पता चला तो उसने उसे अपनी कंपनी के लिए काम करने के लिए नियुक्त करने की कोशिश की। हालांकि जब जिम ने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसकी प्रयोगशाला नष्ट कर दी गई और उसका सारा शोध चुरा लिया गया। तब से ये जोड़ा कहीं भी बिना पीछा किए नहीं जा सकता था। इसलिए अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जिम ने फैसला किया कि उसे गायब होना पड़ेगा। चूंकि उन्हें नहीं पता कि एडम के पास भी अपने पिता की तरह वही जेनेटिक म्यूटेशन है, हेयरको ने लड़के और उसकी मां को अकेला छोड़ दिया है। जब कचरे में खाना ढूंढ रहे थे तो रैकून जोड़े ने देखा कि शेली को हेयरको के सुरक्षा गार्ड ले जा रहे हैं। पिता और पुत्र रात का खाना खा रहे हैं जब उन्हें यह खबर मिलती है कि उनकी पत्नी को ले जाया गया है।
स्थिति को और खराब करने के लिए वॉलेस के आदेश पर सशस्त्र पुरुषों की एक टुकड़ी जंगल में घुस जाती है और उसका एकमात्र मिशन बिगफुट को ढूंढना है। स्थिति को सुधारने की कोशिश में एडम सैनिकों की ओर दौड़ता है और उनसे उसे घर वापस ले जाने के लिए कहता है। जब वह अपनी माँ को पाता है तो लड़का उसे बताता है कि उसके पिता झरने के नीचे एक सुरंग में छिपे हुए हैं। वॉलेस दोनों की निगरानी कर रहा था और अपने आदमियों को सीधे बताई गई जगह पर भेज देता है। हालांकि यह सब सिर्फ एक जाल था, क्योंकि एडम पहले से जानता था कि वह और उसकी माँ निगरानी में है। जैसे ही एक एजेंट सुरंग में उतरता है, एक तेज पानी की धारा उसे वापस ऊपर फेंक देती है। गुस्से में वॉलेस अपने आदमियों को शेली को घर ले जाने का आदेश देता है और लड़के को बिगफुट को लुभाने के लिए चारा बनाने के लिए ले जाता है। वह आदमी जंगल के एक दूरस्थ हिस्से में गाड़ी चलाता है और उसके एजेंट पहले से ही जगह को जलाने के लिए तैयार हैं। छोड़ने के बाद वॉलेस वाहन को सीधे आग में धकेल देता है, इस विश्वास में कि जिम अपने बेटे को बचाने के लिए आएगा। एडम भागने की कोशिश करता है, लेकिन कांच बहुत गर्म है और लड़का इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। जैसे ही वह बेहोश होने वाला होता है, उसके पिता दिखाई देते हैं और अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए कार की छत को फाड़ देते हैं। अब युवक सुरक्षित है, लेकिन जिम को एक बेहोशी का तीर लग गया है और उसे पकड़ लिया गया है। विल्बर उनकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन वह केवल एडम को बचा सकता है, क्योंकि आग उसे अपने दोस्त को बचाने से रोकती है। जब बिगफुट को ले जाया जा रहा होता है, लड़का बेहोश हो जाता है और जब वह जागता है, उसके जंगल के दोस्त उससे विदा लेते हैं। वे लड़के को उन आदमियों को जंगल में लाने के लिए दोषी ठहराते हैं और रहने के लिए दूसरी जगह की तलाश में चले जाते हैं, क्योंकि जंगल का एक हिस्सा नष्ट हो गया है। एडम अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास अपने पिता को बचाने की योजना है, लेकिन उसे अपने नए दोस्तों की मदद की जरूरत है। टीना सबसे पहले चुनौती को स्वीकार करती है और फिर वे सभी मदद करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनमें से कोई भी खतरे में होता तो जिम उन्हें बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल देता। हेयरको की एक प्रयोगशाला में डॉक्टर बिलिंग्सली अपने नए गिनी पिग का अध्ययन करते हैं। जब जिम जागता है तो वह कहता है कि वह जल्द ही खुद को उस जगह से मुक्त कर सकेगा, लेकिन वॉलेस उसे एक सौदा पेश करता है। यदि जिम विरोध करता है तो वह व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करके उसके परिवार के लिए जीवन को जितना संभव हो सके कठिन बना देगा। हालांकि यदि जिम अनुसंधान में सहयोग करता है और उस प्रयोग में गिनी पिग बनने के लिए सहमत होता है तो वॉलेस उसे अपना साथी मानेगा और उसके परिवार को बहुत सारा पैसा मिलेगा। एडम और उसकी पत्नी के भविष्य को लेकर चिंतित होकर वह अपनी स्वतंत्रता छोड़ने का निर्णय लेता है और अपनी जिंदगी को एक बड़े प्रयोगशाला के चूहे के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब आखिरी हेयर को वाहन जंगल से निकलता है, एडम और उसके दोस्त उसमें सवार हो जाते हैं, लेकिन विल्बर पीछे छूट जाता है। वह अनाड़ी भालू वाहन में कूदकर बाकी टीम के साथ छत में छिप जाता है। हालांकि एजेंट्स को कुछ गड़बड़ लगती है और वे जांच के लिए कार से बाहर निकलते हैं। चूंकि उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे वाहन में लौट आते हैं और उद्योग की ओर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। रास्ते में स्टीव अपने रास्ते में आने वाले कुछ कीड़ों को खाने का मौका लेता है। वापस लैब में डॉक्टर बिलिंग्सली रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने बिगफुट का पूरा डीएनए अनुक्रम निकाल लिया है। फिर से वह आदमी अपने आविष्कार का प्रशिक्षु पर परीक्षण करता है और परिणाम स्वरूप उसके शरीर के सभी बाल तुरंत बढ़ने लगते हैं। फॉर्मूला लगभग तैयार है। जब वे हेयर कंपनी पहुंचते हैं, एडम अपने सुपर सुनने की क्षमता का उपयोग अपने पिता को खोजने के लिए करता है, लेकिन जिम अभी भी बहुत दूर है और लड़का उसे सुन नहीं सकता। जबकि स्टीव सुरक्षा कैमरों को नष्ट करता है, बाकी टीम लैब के पास पहुंचती है। ट्रैपर अपने नाखूनों का उपयोग करके कांच को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना गलत हो जाती है और पूरा कांच टूट जाता है। उसी समय सुरक्षा अलार्म बज उठता है और एजेंट्स घुसपैठ का पता लगाते हैं। विल्बर सुरक्षा कक्ष का दरवाजा तोड़ देता है और चौकीदार भालू को सामने देखकर बेहोश हो जाता है। वे गार्ड से लड़ने के लिए उपकरण प्राप्त करते हैं, लेकिन विल्बर लगभग सभी को अकेले ही हरा देता है। ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से बचने के बाद एडम पकड़ा जाता है और फिर उसके दोस्त गिर जाते हैं। हालांकि भालू आता है और लड़के को बचा लेता है। एक नई सुरक्षा टीम मौके पर पहुंचती है और विल्बर टीना के साथ पीछे रह जाता है, जबकि एडम अपने पिता को खोजने जाता है। युवा लड़का अपनी बड़ी पैरों का उपयोग करके लैब की ओर दौड़ता है, जबकि विल्बर को उसके पेट में दर्जनों डार्ट्स लगने के बाद पकड़ लिया जाता है। जब एडम अपने पिता को पाता है, जिम लड़के से जाने के लिए कहता है और बताता है कि वह लैब में रहेगा ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। तभी वॉलेस आता है और लड़के को बाहर ले जाता है। गलियारों में वह अपने दोस्तों को पिंजरों में बंद देखता है और उन्हें मुक्त करने की योजना बनाने लगता है। वह फायर अलार्म बजाता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। स्प्रिंकलर सक्रिय हो जाते हैं और सुरक्षा गार्ड भाग जाते हैं ताकि उनकी विग खराब न हो। जब दरवाजे फिर से खुलते हैं तो सभी कर्मचारी कथित आग से भाग रहे होते हैं और वॉलेस बाहर खींच लिया जाता है। इस बीच एडम टीना के पिंजरे को खोलता है और उससे सभी को मुक्त करने के लिए कहता है। फिर लड़का लैब में लौटता है और अपने पिता को रिहा करता है। जिम फिर से कहता है कि वह लैब में रहेगा और एडम कहता है कि अगर उसके पिता उसके साथ घर नहीं जाते तो वह वॉलेस को बताएगा कि वह भी एक बिगफुट है। अपने बेटे को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए जिम उसके साथ जाने का फैसला करता है। इस बीच शैली घर पर एडम के आने का इंतजार कर रही है। जब सुरक्षा गार्ड में से एक बाथरूम जाता है तो उसे वह बाल मिलते हैं जो लड़के ने काटे थे और वह वॉलेस को सूचित करता है कि एडम भी एक बिगफुट है। जाने से पहले जिम और एडम इमारत में सभी गैस छोड़ देते हैं और उसे आग लगाने का इरादा रखते हैं। हालांकि वे अंदर फंस जाते हैं और पाइप के माध्यम से भागना पड़ता है। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, वॉलेस और उसके आदमी वहाँ उनका इंतजार कर रहे होते हैं।
शेली थोड़ी देर बाद आती है और अपने पति को गोली लगते हुए देखती है। अब जब उसे पता चल गया है कि एडम भी एक बिगफुट है, व्यापारी को अब जिम की जरूरत नहीं है और उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है। गुस्से में एडम अपनी फ्लेयर गन लेता है और इमारत में फायर करता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। इस बिंदु पर सुरक्षा गार्ड कवर के लिए दौड़ते हैं और पुल के नष्ट होने से पहले खुद को बचाने में सफल होते हैं। हालांकि वॉलेस नहीं बच पाया। जब एडम अपने पिता को पाता है, जिम गंभीर रूप से घायल होते हैं। उस स्थिति में उसके बचने की संभावना कम है, लेकिन अपने पिता के नुकसान का शोक मनाते हुए एडम को पता चलता है कि वह भी उपचार स्पर्श का उपयोग कर सकता है। कुछ ही मिनटों में जिम पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके दोस्त लड़के को बधाई देने के लिए आते हैं। अब वह वास्तव में खुद को बिगफुट मान सकता है। उसी समय वॉलेस, जो चमत्कारिक रूप से अभी भी जीवित है, उस खास पल को खराब करने के लिए आ जाता है। वह समूह पर बंदूक तानता है, लेकिन शेली समय पर आ जाती है और उसे काबू में कर लेती है। 12 साल बाद परिवार फिर से एकजुट होता है और ट्रैपर वॉलेस की विग का मजाक उड़ाने का मौका लेता है। कुछ हफ्तों बाद वॉलेस को दोषी ठहराया गया है और वह जेल में है। अपने पिता और माता को घर पर पाकर, जैसा कि उसने हमेशा सपना देखा था, अब एडम के सभी दोस्त भी फिर से मिल गए हैं। ट्रैपर और वीच की बेटियां पैदा होती हैं और परिवार में शामिल होती हैं। स्कूल जाते समय हमेशा की तरह टोनी और उसके दोस्त एडम के पास आते हैं और वह उन्हें छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, इसलिए एडम अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाता है। तभी विल्बर बच्चों के पीछे प्रकट होता है और उन्हें बहुत डरा देता है। तीनों घबराकर भाग जाते हैं और रास्ते में उनका एक दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि ट्रैपर की बेटियों ने उनकी साइकिलों से सभी बोल्ट हटा दिए हैं। जब वे घर में प्रवेश करते हैं, एम्मा प्रकट होती है और एडम उसे साथ में स्कूल चलने के लिए आमंत्रित करता है। उसी क्षण उसके पैर फिर से उगाते हैं और लड़की कहती है कि एडम अलग है, जो उसे और भी पसंद आता है। ऐसा लगता है कि छोटे बिगफुट ने एक नया दोस्त बना लिया है